मलीहा ने वाकई ही सोच लिया था कि वो दोबारा लाइब्रेरी नहीं जाएगी, मगर उस दिन जो किताब उसने इशू करवाई थी वो तीसरे दिन ही उसे वापस ले आई। लाइब्रेरी के अंदर कदम रखते ही उसने मोहतात नज़रों से हर तरफ का जायजा लिया था, और जब वो नजर नहीं आया तो मुतमिन सी होकर किताब वापस करके बाहर आ गई। अच्छा हुआ जान छूट गई और मुझे खुद पर जबर भी नहीं करना पड़ा। दिल ही दिल में खुश होती सीढ़ियां उतरते हुए उसने पथरीली रविश पर कदम रखा और ठिठक कर रुक गई। रविश के साथ लगी दरख्तों की कतार में वो सामने ही एक दरख्त के साए में खड़ा बाजू लपेटे उसे ही देख रहा था। मलिहा को रुकते देखकर वो चलता हुआ उसके पास आ गया। 2 दिन पहले मैंने आपसे कुछ कहा था, उम्मीद है आपने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा होगा। वो ऐसे बोला जैसे उसे शर्मिंदा करना चाहता हो, और मलिहा एक पल को शर्मिंदा हो भी गई, मगर फौरन ही सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप या तो पागल हैं या दीवाने। मलिहा के चिढ़ने के जवाब में वो शरारत से बोला, इतना बड़ा राज आखिर आपको किसने बता दिया? मेरे वजदान ने, वो कहकर बेनियाजी से दूसरी तरफ देखने लगी। सच कह रही हैं? वो बोलकर हंसा। क्या मतलब? वो बिल्कुल नहीं समझी, मगर जवाब देने के बजाय वो हंसता ही रहा। वो उलझन भरे अंदाज में उसे हंसता हुआ देखती रही। अपनी कही बात को सोचा तो भी ऐसा कोई लतीफ़ा समझ नहीं आया जिस पर वो यूं हंस रहा था। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप यूं हंस रहे हैं? जबरदस्ती अपनी हंसी रोककर उसने मलिहा को देखा और कहा, मेरा नाम वजदान मुस्तफ़ा है। मलिहा को फौरन ही उसके हंसने की वजह समझ आ गई। वो एक बार फिर दिल ही दिल में फुल स्पीड से उसे गालियों से नवाजने लगी, और मैं पागल भी हूँ और दीवाना भी। किस लिए हूँ शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं। मलिहा ने सर को झटका और आगे बढ़ गई। क्या आप आराम से कहीं बैठकर मेरी बात सुन सकती हैं? उसकी आवाज़ पर मलिहा रुकी तो वो मिन्नत भरे लहजे में गोया हुआ, बस 5 मिनट, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। अब मलिहा ने जरा ध्यान से उसका चेहरा देखा। शक्ल से तो सुलझा हुआ पढ़ा लिखा नजर आ रहा था। मलिहा ने सोचा, बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है। शक्ल से तो शरीफ आदमी लगता है, अगर मैं तरीके से समझा दूं तो हो सकता है दोबारा परेशान न करे। सोचते सोचते वो सीढ़ियों पर जा बैठी। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले उसके सामने खड़ा हो गया। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या मेरी ये ख्वाहिश शरन या कानूनन जायज़ है? बिल्कुल नहीं। मलिहा ने बोलने में सेकंड की देर नहीं लगाई। तो फिर उसने पूछा, फिर ये कि एक चीज़ होता है मुआशरा, और जिस मुआशरे में आप और मैं रहते हैं वहाँ रास्ते में बैठकर शादियों के फैसले नहीं किए जाते। आप ठीक कह रही हैं। उसने भी पल भर की ताख़ीर के बगैर तायद की। ऐसा करें, मुझे अपना एड्रेस दे दें और कल यही बात मेरे पेरेंट्स आपके घर जाकर आपके पेरेंट्स से करेंगे, तब तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। आप बात समझना ही नहीं चाहते, वो चिढ़कर बोली। जब मेरे बाबा मुझसे पूछेंगे कि मैं आपसे कहाँ मिली, तो क्या कहूँगी कि रास्ते में रोककर आपने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी। आप में कुछ सेंस है कि नहीं? मुझे मालूम है कि ये ठीक नहीं है, मगर मैंने खुद भी नहीं सोचा कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा। क्या कोई भी शख्स यकीन करेगा कि मुझे मोहब्बत हो गई है, वो भी ऐसी लड़की से जिसे मैंने पहले कभी देखा भी नहीं था, जिसका मैं नाम तक नहीं जानता। अगर कुछ दिन पहले कोई मुझसे कहता कि रास्ते में किसी लड़की को रोक कर उसे शादी के लिए मनाओ, तो मैं किसी भी कीमत पर ऐसा अहमकाना काम करने के लिए राजी नहीं होता, मगर अब मैं यही कर रहा हूँ। ये सब बहुत अजीब है, मगर क्या इन अजीब बातों को सोचने की बजाय आप सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोच सकती? वो मलीहा के पीछे बनी इमारत को देखकर बोल रहा था, जैसे उससे मुखातिब हो। धीमी मगर मजबूत आवाज में नरम लहजे के साथ ठहर ठहर कर बोलता। बिलाशुबा उसकी आवाज में तस्खीर कर लेने की ताकत है। मलीहा कायल हो गई। वजदान अब मलीहा को देख रहा था। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आपका जवाब हाँ में होना चाहिए। वो एक पल को रुका, फिर बोला, आप अगर चाहें तो इनकार भी कर सकती हैं, आपको हक है। बस इतनी सी दरख्वास्त है कि कोई फैसला करने से पहले बस एक बार मेरे बारे में सोच लीजिएगा। मेरी जिंदगी आपके फैसले से जुड़ी है, भला मैं किसी अजनबी के बारे में क्यों सोचूं? वो बेमराबती से बोली। अजनबी ही सही, मगर क्या आप अपने 24 घंटों में से एक पल भी मुझे नहीं दे सकती? वो इस तरह से बोला कि मलिहा ने घबरा कर सर ही झुका लिया, तो वो पसमुर्दगी से मुस्कुराया
और मैंने अपने दिन रात आपको दे दिए हैं। ना मैं आपके सिवा कुछ सोच सकता हूँ, ना आपके सिवा कुछ सोचना चाहता हूँ। बहुत चाहा था मैंने कि आपकी चाहत ना करूँ, मगर अब कर बैठा हूँ तो मुझे खुद पर कोई इख्तियार नहीं रहा। ना जाने वो क्या कशिश है जो मुझे आपकी तरफ खींचती है और मैं खींचा चला आता हूँ। मलीहा ने सर उठाकर देखा तो वो सिर झुकाए सरगोशियां कर रहा था, मगर ये सरगोशियां भी इतनी वाजियां तो थी कि उसके कान की लुएं सुर्ख हो गईं। मुझे इसकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सोचा उठकर भाग जाए, मगर वजदान सामने ही खड़ा था। अगर हाथ पकड़कर रोक लिया तो वह स्किन कलर के सूट पर ओढ़े महरून दुपट्टे का कोना मुट्ठी में जकड़े फरार के इम्कानात पर गौर कर रही थी कि तभी वजदान नाराजी से बोला, आप हमेशा यही करती हैं ना? क्या? बेसाख्ता वो बोली, यही कि जब बात आपके फैसले की आए तो फरार की राहें ढूंढ लें। ये क्या कह रहा है? उसने घबरा कर सोचा। मैं जो भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। वो जैसे मलीहा की सोच को सुन रहा था। आप फैसला करने से डरती हैं। फैसला तो फिर भी बड़ी चीज है। आपको तो राय का इजहार भी मुश्किल लगता होगा। मेरी कोई राय हो तो इजहार भी करूं, वो निरूठेपन से दिल में बोली। और ये तो नामुमकिन है कि आपकी कोई राय ही ना हो। मलीहा ने चौंक कर उसे देखा। आपके पास दिमाग है, सोच सकती हैं तो राय भी रखती होंगी। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपनी सोच को ही छुपा लें, जिस तरह अपने जज्बात छुपा लेती हैं। अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि आपके जज्बात ही ना हो। जब महसूसात हैं तो जज्बात अपने आप ही उभर आएंगे। चलो अगर हों भी तो किसी को क्या परवाह है। एक और तरफ से सोच उभरी, किसी और का न सही, आपको तो अपने जज्बात की परवाह करनी चाहिए। वो रसान से समझा रहा था। जज्बात ही तो रूह का अक्स होते हैं और इंसान की शनाख्त महज वजूद से नहीं की जा सकती। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि आपने खुद को महदूद कर लिया है। अपनी जात के गिर्द खींचे, इस हसार को तोड़ डालिए, क्योंकि कोई और तो शायद इस हसार को पार कर ही ले, मगर आप खुद इस हसार को पार नहीं कर पाएंगी। मलीहा को अपने सामने खड़े शख्स से खौफ आने लगा था। शायर ने कहा था, मेरा भी चेहरा पर मेरे भी हालात बता। मलीहा ने तो ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी, मगर वजदान इतनी फुर्सत से उसे पढ़ रहा था जैसे खास तौर पर इसी काम से आया हो। वो घबरा कर खड़ी हो गई। ये मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? क्या मेरे चेहरे पर लिखा है? सोचते हुए गैर महसूस अंदाज में मलीहा ने अपने चेहरे को छुआ। वजदान से उसकी ये हरकत भी छुपी न रह सकी। वो मुस्कुराता हुआ बोला, आपका चेहरा आपका दोस्त है। ये आपके बारे में किसी को नहीं बताता। इसे खामोश देखकर वो कहने लगा, पूछेंगी नहीं मुझे आपके बारे में ये सब किसने बताया है? वो अब भी खामोश रही तो वजदान ने झुककर उसकी आंखों में देखा। आपकी आंखों ने। आप जितना चुप रहती हैं, ये उतना ही बोलती हैं। बस सुनने वाला होना चाहिए। मलीहा ने फौरन ही पलकें गिरा ली तो वो उसकी घबराहट को महसूस करके बात बदल गया। आपने मुझे लाइब्रेरी में हर तरफ तलाश किया। अगर बालकनी में देख लेती तो आपकी तलाश खत्म हो जाती। मलीहा को याद आया कि लाइब्रेरी में बालकनी भी थी और उस दिन उसने वजदान की तलाश में हर तरफ देखा था, लेकिन बालकनी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया था। आप किताब पढ़ा करती और मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने आपसे पहले कभी किसी को नहीं पढ़ा और आपको तो लगता है हिफ्ज कर लिया है, मगर क्या आपको पता है कि आपकी आंखों से आपकी रूह तक सीधा रास्ता है। आपकी उठती गिरती पलकों को देखते हुए मैं वो रास्ता खो जाया हूँ। अब आप चाहे कुछ भी कर लें, मगर मुझे खुद तक पहुँचने से रोक नहीं पाएंगी। वो चैलेंज नहीं कर रहा था, मगर मलीहा को इतना ही बुरा लगा। इतना सब कहने के बावजूद आप मुझे समझा नहीं सके कि आखिर मैं आपसे शादी क्यों करूंगी। नहीं, वो कहने लगा, पूछना है तो ये पूछें कि मैं आपसे शादी क्यों करूंगा। वो मलीहा की आंखों में झांकता 2 कदम आगे आ गया। उसकी सियाह मकनातीसी आंखों की कशिश ने मलीहा को गुमसुम सा कर दिया था। क्यों? वो इतनी हल्की आवाज में बोली कि वजदान ने शायद सुनी भी ना होगी। क्योंकि जब से मैंने आपको हिफ्ज किया है, खुद को भूल गया हूँ। जब वो जान गई थी कि उसके लहजे में तस्खीर कर लेने की ताकत है तो ये क्यों ना माने कि वो उसे तस्खीर करने आया था। वो लाउंज में आई और बिना किसी तरफ देखे सीधी अपने कमरे में जाने के लिए दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मलीहा, अपना नाम सुनकर वो पलटी।
लाउंज के सोफे पर बाबा जान और मलिक नासिर आमने सामने बैठे थे और टेबल पर शतरंज की बसात बिछी थी। बेटी जरा हमारे पास तो आओ, उसे आवाज देने वाले मलिक नासिर अब उसे बुला रहे थे। पास जाकर उसने सलाम किया, जिसका जवाब देकर वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, जीती रहो, इधर मेरे पास बैठो। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा लिया। कहाँ से आ रही हो? लाइब्रेरी से। पर इतनी गुमसुम सी क्यों हो? नहीं अंकल, आपको यूं ही लग रहा है, उसने तरदीद करना चाहे। यूं ही तो नहीं, कुछ उलझी हुई तो हो। बेटी, हमने तो सोचा था कि नूरुल हुदा आ जाएगा तो हमारी गुड़िया भी हंसना बोलना सीख जाएगी, पर लगता है अभी तक भाई से दोस्ती नहीं हुई। अभी नूरुल हुदा को आए बस 2 दिन ही तो हुए हैं, इतनी जल्दी क्या दोस्ती होगी? उसकी तरफ से बाबा जान बोले, ये बात भी सही है। वो हंसे थे। मलिक अंकल, मैं जाऊं? मौका देखते ही उसने पूछा। उन्होंने फौरन इजाजत दे दी। हाँ बेटी, जाओ। वो उठने लगी तो अजहर फारूकी ने उससे कहा, मलिहा, चाय भिजवा देना और जरा जल्दी। जी बाबा जान। वहां से उठकर किचन की तरफ से गुजरते हुए उसने बहादुर को चाय का कहा और अपने कमरे की तरफ आ गई। वो नीचे से ही देख चुकी थी कि उसके कमरे के दरवाजे के दोनों पर्द पूरे खुले हुए थे। वो हैरान होती कमरे में आई तो उसने नूरुल हुदा को अपने स्टूडियो में देखा। वो उसी तरफ चल पड़ी। नूरुल हुदा एक कैनवस हाथ में पकड़े देख रहे थे। आहट पर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। मलिहा को बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में आ जाएंगे, मगर उन्हें जैसे परवाह ही नहीं थी। कहने लगे, तुमने बताया नहीं तुम पेंटिंग करती हो, और ना कभी बाबा जान ने ही जिक्र किया। ये बात बराए बात थी। वो भला जवाब में क्या कहती? वो भी जवाब के लिए नहीं रुके। वैसे तुम्हें पेंटर बनाने में मेरा बड़ा हाथ है। वो कैसे? यूं ही उसने पूछा। वो कैनवस रख कर उसकी तरफ मुड़े। वो ऐसे कि मेरे स्कूल की कॉपियों किताबों पर तुमने जी भर के प्रैक्टिस की है। पता है तुम 2.5-3 साल की थी जब मेरे बैग से किताबें निकाल कर तुमने कलर पेंसिल से उन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचना शुरू की थी। और एक बार तो तुमने मेरे पूरे जर्नल पर मार्कर से निशान बना दिए थे। टीचर से तो डांट पड़ी ही, साथ ही सजा भी मिली, और पूरा जर्नल जो दोबारा बनाना पड़ा था वो अलग। इतने सालों बाद बचपन की एक हरकत पर वो शर्मिंदा हो गई। हाँ, मुझे याद है, अम्मी ने भी मुझे बहुत डांटा था, मगर गलती पूरी तरह से मेरी नहीं थी। मैं आपके सामने बैठकर ही आपकी किताबें खराब किया करती थी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं टोका। खुजालत मिटाने को वो बोली थी। तो टोकता भी कैसे? एक बार कहीं मना किया था तो तुम रोना शुरू हो गई। मैं टीचर की डांट तो सुन सकता था, मगर तुम्हारे आंसू कैसे बर्दाश्त करता? सच कहूँ, जब कभी तुम रोती थी तो मेरा दिल चाहता था मैं भी जोर जोर से रोऊं। वो हंसते हुए मजे से बोले और उनके अंदाज पर मलिहा भी हंस पड़ी। लेकिन तुम्हारे शौक भी अजीब हुआ करते थे। गर्मियों की दोपहर को जिद करती कि मैं तुम्हें साइकिल पर बिठा कर लंबी सैर करवाऊं। आइसक्रीम की फरमाइश सर्दियों के लिए मखसूस थी। मुझे तो तुम्हारे दांतों को सही सलामत देखकर हैरत हो रही है। बचपन में तुम जिस रफ्तार से कैंडीज और चॉकलेट्स खाती थी कि मुझे यकीन था बड़े होने तक तुम्हारे मुंह में एक दांत भी नहीं बचेगा। और याद है किस तरह तुम मेरे कंधों पर चढ़कर कहानी सुननी है कि डट लगाती थी। बच्चे रात को सोने से पहले कहानी सुनाने की फरमाइश करते हैं, लेकिन तुम्हें सुबह जागने के बाद कहानी सुनने में मजा आता था। हाँ याद है। उनकी बातों पर बेतहाशा हंसती मलिहा हंसी के बीच में बोली, और ये भी याद है कि मुझे कहानी सुनाते सुनाते आप सो जाते थे और फिर देर से स्कूल जाने पर टीचर से डांट भी पड़ती थी। और पता है मैं ये सब जानबूझकर किया करती थी। मलिहा ने एक पुराने राज से पर्दा उठाया था। नूरुल हुदा ने आंखें सकेड़ कर उसे घूरा। तुम जानबूझकर मुझे डांट पड़वाती थी? हाँ, वो उनके घूरने से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुई। जब मुझे अम्मी डांटती और आप फौरन मुझे सपोर्ट करते, मेरी साइड लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शुरू शुरू में मैं डर भी जाती कि अब आप मुझे डांटेंगे या कम से कम दोबारा मुझे कहानी नहीं सुनाएंगे। मगर आप मुझे डांटे बगैर रोज कहानी भी सुना देते। तुम्हें कोई कुछ ना कहे इसलिए मैं सब कुछ खुद पर ले लेता और तुम इस बात का मजा लेती थी। उन्हें जैसे बाकी सदमा हुआ था। हाँ, मगर मैं फिर यही कहूंगी कि गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। आपने ही मुझे सर चढ़ा रखा था। मैं आपकी शैब पर ही शरारतें किया करती थी, वो भी सिर्फ आपके साथ।
پھر آپ کے جانے کے بعد میں نے سبھی شرارتیں چھوڑ دی، اور امی بھی تو کہا کرتی تھی نور الہدا نے ہی ملیحہ کو بگاڑ رکھا ہے، اور میں سچ مچ ہی بگڑ جاتی اگر آپ لندن نہ چلے گئے ہوتے۔ ہاں ہاں، ساری برائی میرے سر ڈال دو، میرے جانے سے تمہاری جان چھوٹ گئی تھی، مگر وہاں کتنے دن تمہیں یاد کر کے میں اداس رہا تھا، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ بار بار فون کرتا کہ تمہاری آواز ہی سن لوں، مگر ہر بار جواب ملتا ملیحہ بات نہیں کرنا چاہتی، وہ تو میں آپ سے ناراض تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، وہ کیوں بھلا؟ نور الہدا حیران ہوئے، کتنے آرام سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ بھی نہیں سوچا میرا کیا ہوگا؟ امی تو ہمیشہ بیمار ہی رہتی، اور بابا جان کبھی بھی بہت دنوں کے لیے گھر نہیں رہے، میرا سارا وقت بس آپ کے ساتھ ہی تو گزرتا تھا۔ مجھے آپ کے چلے جانے پر بہت غصہ آیا تھا، اسی لیے جب آپ کا فون آتا تو میں چھپ جاتی تھی۔ اتنی لمبی ناراضی کہ پھر سالوں تک بات ہی نہیں کی، وہ شکوہ کر رہے تھے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ کبھی بات ہی نہیں کی، فون تو میں بھی کیا کرتی تھی، ہاں سال میں ایک بار۔ ایسی بھی کیا ناراضی؟ ناراضی تو بس شروع کے کچھ مہینوں تک ہی تھی، مگر پھر بہلنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھول بھی گئی تھی۔ بھلا تب میری عمر ہی کیا تھی، 6 یا شاید 7 سال۔ بہت جلدی اجنبی ہو گئے تھے آپ، اسی لیے آپ سے فون پر بات نہیں کر پاتی تھی۔ جانتا تھا تم مجھے بھول چکی ہو۔ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ملیحہ کو اچانک ہی احساس ہوا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے بچپن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح باتوں باتوں میں وہ ان سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ فرینڈز، انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ملیحہ نے بلا تعامل ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آلویز اینڈ فار ایور۔ انہوں نے پل بھر کو اس کا ہاتھ تھام کر چھوڑتے ہوئے ایک پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جو ملیحہ اس دن ان کے سامان میں دیکھ چکی تھی۔ پرانی دوستی کی نئی شروعات کے لیے انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی ایک مسکراہٹ کے ساتھ پیکٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ تھینک یو ہادی بھائی۔ اوہ گاڈ، وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، کان ترس گئے تھے اس طرز تخاطب کو سننے کے لیے۔ وہ کھجل سی ہو گئی۔ کھلے دروازے پر بہادر کی دستک پر دونوں ہی ادھر متوجہ ہوئے تھے۔ کہیے بہادر صاحب، آپ کو کیا کہنا ہے؟ نور الہدا کے اس طرح بولنے پر وہ کچھ شرما سا گیا اور کہا، بی بی صاحب کے لیے سمیرا بی بی کا فون ہے۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ سمیرا تمہاری فرینڈ ہے؟ ہاں، اس نے کہا، پھر خیال آنے پر بتایا، لیکن میری کزن بھی ہے، افتخار ماموں کی بیٹی۔ اچھا، انہوں نے کہا، اور وہ جھٹ پر فون سننے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ رات عشاء کی نماز پڑھ کر ملیحہ اپنی ڈائری لیے بالکنی میں آ گئی۔ جن کی نگاہ جسم کے پار جا سکتی ہو، وہ بھی دل سے آگے احساس تک پہنچ کر رک جاتے ہیں، مگر وجدان مصطفیٰ عجیب شخص ہے، روح کی باتیں کرتا ہے، اور باتیں بھی ایسی کہ سنو تو دل چاہے سنتے ہی جاؤ۔ پر میری دعا ہے کہ میں وجدان مصطفیٰ سے دوبارہ کبھی نہ ملوں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھ سے وہ سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے دل کو تھپکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تتلیوں کی پروں پر کہانیاں لکھ کر بچائے کیسے انہیں دھوپ کی تماچر سے۔ وجدان کے ساتھ ہوئی اس دوسری ملاقات کو 2 مہینے ہونے والے تھے، مگر ملیحہ نے اس دوران ایک بار بھی لائبریری کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ابھی بھی اسی درخت کے نیچے کھڑا ہوگا جہاں اس روز وہ اسے چھوڑ آئی تھی۔ وہ لاکھ انکار کرتی، مگر یہ سچ تھا کہ وہ اسے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ اس کے دل کے دروازے تو بند ہی رہے، مگر وہی دل میں اس ادا سے آیا جیسے سورج کی روشنی بند دروازوں کی جھڑیوں سے گزر کر اندر کے منظر کو روشن کر کے اپنے ہونے کا اعلان کر دے۔ ملیحہ کی حالت اس نادان جیسی تھی جو ان عیاں ہوتے مناظر سے صرف نظر کرنے کو ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھ لے، پر جب اجالے نے بند پلکوں میں بھی راستہ بنا لیا تو تڑپ کر وہی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں کہ سورج کو ہی ڈھانپ لیں۔ وجدان مصطفیٰ کے وجود سے پھوٹتی روشنی نے جب پہلے پہل ملیحہ کی آنکھوں کو چھوا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بے خبری میں اس کے آس پاس کتنا اجالا بکھر گیا تھا، اور جب معلوم ہوا تو وہ اندیشہ محبت سے گھبرا اٹھی۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی اس کی، بیٹھے بیٹھے چونک جاتی،
बोलते बोलते एकदम ही चुप हो जाती और जब कुछ समझ नहीं आता तो नूरुल हुदा के पास पहुंच जाती। अजहर फारूकी ने मलिहा में आई इन तब्दीलियों को महसूस भी नहीं किया था, लेकिन नूरुल हुदा ने ना सिर्फ इन तब्दीलियों को महसूस कर लिया था, बल्कि वो ठिठक भी गए थे। मलिहा का बेख्तियार अपनी तरफ आना उन्हें चौंका गया था। उन्हें स्टडी में बैठे काम करते हुए बहुत रात हो गई थी। उन्होंने वॉल क्लॉक को देखा जो 12 बजा रहा था। फिर बाकी काम कल निपटाने का सोचकर वो पेपर समेटने लगे। तभी मलिहा आ गई चाय के 2 कप ट्रे में लिए। उसने ट्रे टेबल पर रखी, खुद भी एक चेयर पर बैठ गई। तुम तो जल्दी सो जाती हो, आज अभी तक कैसे जाग रही हो? और चाय भी 2 कप बनाई है, क्या सारी कस्में आज ही तोड़ दोगी? नींद नहीं आ रही हादी भाई, उसने जैसे शिकायत की। मगर मुझे तो बहुत नींद आ रही है और मैं बस अभी सोने ही जा रहा था। वो उसे छेड़ने को बोले और वो छिड़ भी गई। आप कोई सोने नहीं जा रहे बल्कि मेरे साथ चाय पियेंगे और बातें करेंगे। वो उसे देखकर बोले, जबरदस्ती है? हाँ है तो, उसने साफ गोई से कहा, मगर सिर्फ आपके साथ। जैसे तुम्हारी मर्जी, उन्होंने कप उठा लिया और घूंट भर कर कहा। इफ्तिखार मामू आए थे। हाँ, कप होंठों से हटाकर उसने कहा, लेकिन आप तो उस वक्त घर नहीं थे। सड़क से अंदर आते हुए मैंने उनकी गाड़ी गेट से निकलते देखी थी। उन्होंने कहा तो मलिहा सर हिलाते हुए बताने लगी, उनके साथ मुनीर मामू भी थे। वो दोनों मुझे लेने आए थे। क्यों? उन्होंने यूं ही पूछ लिया। मैंने बताया था ना, 25 नवंबर को सुमेरा और आफाक भाई की शादी है। सब रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके हैं। कल लाहौर से खाला भी आ जाएंगी तो मामू ने सोचा मुझे भी आकर ले जाएं। फिर तुम गई नहीं? बाबा जान ने मना कर दिया कि जाकर रहने की क्या जरूरत है, शादी में भिजवा देंगे। इसमें भला जरूरत का क्या चक्कर है? तुम्हारे सब कजन्स आए हुए हैं, उनके साथ थोड़ा एंजॉय कर लेती। और ये आफाक भी तुम्हारा कजन ही है ना? उन्होंने पूछा। मुनीर मामू के बड़े बेटे हैं और उस दिन कार्ड देने भी तो आए थे। फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, तुम्हारे 2 कजिन्स की शादी है। मगर बाबा जान ने मना किया है। उसने सर झुकाकर हल्के से कहा, तुम जाना चाहती हो? वो झुककर उसका चेहरा देख रहे थे। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। कुछ देर उसकी झुकी पलकों को देखकर उन्होंने उस पर से नजर हटा ली। अब वो दराज में रोल किए हुए चार्ट्स निकाल रहे थे। फिर एक चार्ट खोलकर उन्होंने मलिहा के आगे रखा। ये देखो, ये गारमेंट्स फैक्ट्री का नक्शा है। इधर प्रोडक्शन है, ये सुपरवाइजर का ऑफिस और इस तरफ आगे जाकर वर्कर्स के क्वार्टर हैं। वो नक्शे पर कई जगह उंगली से निशानदेही करते जा रहे थे। कैसा लगा? अच्छा है, वो नक्शे को देखते हुए मुख्तसरन बोली। नूरुल हुदा ने बाकी के 2 चार्ट्स भी खोलकर पहले से खुले चार्ट पर बराबर रख दिए। और ये दोनों ऑफिस की बिल्डिंग के नक्शे हैं। 2 ऑफिस बनवाएंगे? उसके पूछने पर नूरुल हुदा मुस्कुरा दिए। नहीं, ऑफिस तो एक ही होगा। ये नक्शे 2 अलग इंजीनियर्स ने बनाए हैं और ये दोनों ही इतने अच्छे हैं कि मैं किसी एक का इंतखाब करते हुए कंफ्यूज हो रहा हूँ। जरा तुम बताओ, इनमें से कौन सा नक्शा ज्यादा बेहतर है? उनकी बात पर मलिहा गड़बड़ा गई। मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम पेंटर हो और मुझसे बेहतर इन नक्शों को समझ सकती हो। मगर पेंटिंग और आर्किटेक्चर में फर्क होता है हादी भाई। सेंटीमीटर नाप कर खींची गई लाइनों को समझना मेरे लिए आसान नहीं। उसने अब भी ग्रेस किया तो नूरुल हुदा को चिढ़ से गए। एक जरा सी राय ही तो देनी है मलिहा, और तुम इस कदर हिचकिचा रही हो। और उसने भी तो कहा था, आपको तो राय का इजहार भी मुश्किल ही लगता होगा। अचानक वजदान का जुमला समातों में बाज़गश करने लगा। मलिहा ने धीरे से इकरार कर लिया, हाँ, क्योंकि कभी किसी ने मेरी राय पूछी ही नहीं। नूरुल हुदा ने पल भर को उसे देखा, फिर उसके गाल पर हाथ रख के उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। अब मैं जो पूछ रहा हूँ। कुछ पल यूं ही खामोशी की नजर हो गए। फिर मलिहा ने उनके चेहरे से नजर हटाकर नक्शों को देखा और कुछ गौर करने के बाद एक नक्शा उनकी तरफ किया। नूरुल हुदा ने उस नक्शे को देखा और तौसीफी अंदाज में कहा, और तुम कहती हो तुम्हें सेंटीमीटर नाप कर खींची गई लाइनों की समझ नहीं? वो उनकी बात को अनसुनी करते हुए पूछने लगी, आपने ये नक्शे अभी अप्रूव नहीं करवाए? तुमसे अप्रूव करवाए बगैर मैं इन्हें अप्रूवल के लिए कैसे भेज सकता था? चार्ट्स को रोल करके रबर बैंड चढ़ाते वो सरसरी से अंदाज में बोल रहे थे। मलिहा ने उनकी तरफ देखा और बस देख कर रह गई।
अगली दोपहर खाना खाते हुए नूरुल हुदा बाबा जान से कहने लगे, मैं सोच रहा था आज शाम को मुनीर मामू की तरफ चला जाऊं। खैरियत? उन्होंने पूछा। कुछ लीगल मामलात पर मशवरों की जरूरत आन पड़ी है, फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स भी बनवाने हैं। मुनीर मामू वकील हैं, सोचा उनसे ही बात करूं, उनसे ज्यादा काबिल एतमाद और कौन हो सकता है। ठीक कह रहे हो, बाबा जान ने कहा। नूरुल हुदा मजीद बोले, आजकल उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है वो ऑफिस तो नहीं जा रहे होंगे, घर पर ही बात हो सकेगी। और अरे मलीहा, तुम भी साथ चलो ना। वो ऐसे बोले जैसे बोलते हुए अचानक याद आया हो। मलीहा नवाला चबाना भूलकर उन्हें देखने लगी, जो खुद भी निवाला मुंह में रखकर कुछ सोचते हुए अंदाज में बोल रहे थे। बल्कि एक काम करो, साथ में बैग भी तैयार कर लेना, शादी में 2-4 दिन ही रह गए हैं, सब रिश्तेदार भी आ चुके होंगे, तुम भी कुछ दिन के लिए रह आओ। मलीहा के हलक में नवाला अटक गया। उसने फौरन पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर नूरुल हुदा अनजान बने अपने ही कहे जा रहे थे, आज मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा और वलीमे के अगले दिन मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? मलीहा ने अब बाबा जान की तरफ देखा, जो इस सारी बातचीत से लाताल्लुक नजर आ रहे थे। नूरुल हुदा खाना खा चुके थे, हाथ साफ करके उठते हुए फिर बोले, शाम को 5 बजे तक बिल्कुल तैयार रहना। ये तो वो भी समझ रही थी कि याद दहानी उसे नहीं, बाबा जान को करवाई जा रही है, मगर बाबा जान ने कोई ऐसी बात ही नहीं की तो वो इत्मीनान से टेबल से उठ गए। अब मलीहा के लिए भी खाना खाना मुश्किल हो गया था। फिर जैसे ही बाबा जान खाना खत्म करके उठे, वो नूरुल हुदा के कमरे की तरफ भागी। नूरुल हुदा लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गए थे। मलीहा आंधी तूफान की तरह कमरे में आई और लाइट्स ऑन करके उनके बेड पर चढ़कर बैठ गई। नूरुल हुदा उठकर बैठते हुए बोले, क्या बात है, अभी आप नीचे क्या कह रहे थे? गो के वो उसकी बात का मतलब समझ गए थे, फिर भी मासूम बनकर बोले, शाम 5 बजे तक तैयार रहना। उन्होंने अपने अल्फाज दोहराए, मगर बाबा जान ने मना किया था। कब? वो अब भी बन रहे थे, वो तो कुछ बोले ही नहीं, खामोशी से खाना खाते रहे। ओफो, मैं अभी की बात नहीं कर रही, कल बाबा जान ने मामू को मना किया था, रात को बताया तो था। उसे उलझे देखकर वो संजीदा हो गए। कल मना किया था, आज तो नहीं, तुम बस जाने की तैयारी करो। मगर बाबा जान को कितना बुरा लगेगा, उनके मना करने के बाद आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बुरा क्यों लगेगा भाई? वो हैरत से बोले, कल जब मामू तुम्हें लेने आए तो क्या मैं घर पर था? नहीं। क्या बाबा जान को पता है कि तुमने मुझे उनके आने के बारे में बताया था? नहीं। तो फिर उन्हें बुरा क्यों लगेगा, जबकि वो जानते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तो यूं ही बातों बातों में एक बात कही थी, उन्हें अगर मना करना होता तो मना कर देते, सिंपल। तो आपने धांधली की है। उनकी चालाकी समझकर वो हैरत से आंखें फाड़कर बोली, मुझे नहीं पता था कि लंदन वाले इतने बेईमान होते हैं। मगर ये भी तो देखो कि लंदन वाले बेईमानी भी किस कदर ईमानदारी से करते हैं। वो ढिठाई से बोलकर हंसे, क्या खाक ईमानदारी है, शर्म तो नहीं आती झूठ बोलते हुए, सीधे दोज़ख में जाएंगे। उसकी मलामत का नूरुल हुदा पर कोई असर ही नहीं हुआ। बोले, ठीक है चला जाऊंगा, मगर अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे सोना है, रात भी तुमने मेरी नींद बर्बाद की थी। उसे जाने का कहकर वो आराम से लेट गए, मगर मलीहा हिली भी नहीं। उसे अब एक नई परेशानी शुरू हो गई थी। मगर हादी भाई, अगर मैं चली गई तो घर का ख्याल कौन रखेगा, और आप दोनों कैसे रहेंगे? नूरुल हुदा ने सर पर से चादर हटाकर उसे देखा, फिर कोहनी के बल उठते हुए कहा, घर का ख्याल रखने के लिए मुलाजिम है, और मैं और बाबा जान बच्चे नहीं हैं जो तुम्हारे बगैर रह न सकें। लेकिन खाना पकाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। बाबा जान को नमक मिर्च अपनी पसंद की ही खानी होती है, और आप भी रात को देर से घर आते हैं। तुम्हारा असिस्टेंट बहादुर है ना, भला वो किस मर्ज की दवा है? मलीहा तपकर बोली, वो किसी मर्ज की दवा नहीं है, बल्कि खुद लाइलाज मर्ज है। तीनों टाइम मुझे उसके सामने खाना रखकर कहना पड़ता है कि बहादुर साहब कुछ खा लीजिए वरना फौत हो जाएंगे। उसने इस तरह से कहा कि नूरुल हुदा हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, गुल बानो भी तो है, वो सब संभाल लेगी, और फिर 1 हफ्ते ही की तो बात है। फिर एकदम रौब से बोले, अब उठो, यहाँ से निकल चलो। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे बेड से उठा दिया, मगर वो घूमकर वापस बैठती कहने लगी, हादी भाई ऐसा करते हैं, आज जाने के बजाय 2 दिन बाद
मेहंदी के दिन रहने चली जाऊंगी, फिर वलीमे में तो आप आएंगे ही, तो आपके साथ ही वापस आ जाऊंगी। उसे अब तक जोड़ तोड़ में उलझे देखकर वो गहरा सांस भरते उठ बैठे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं और बाबा जान तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे? आखिर एक ना एक दिन तुम शादी करके भी तो चली ही जाओगी। एक पल वो उनकी बात पर शर्माई, फिर ढीठ बनकर बोली, मेरी शादी हो गई तो आप कौन सा कंवारे बैठे रहेंगे? देख लीजिएगा, मेरे जाने के बाद आपकी बेगम आकर मुझे रिप्लेस कर देंगी। बहुत बोलने लगी हो, मगर मजीद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता, मुझे सोना है। लेकिन हादी भाई, वो फिर से कुछ कहने लगी तो नूरुल हुदा चादर फेंक कर बिस्तर से उठे और उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते बोले, तुम्हारे जितने भी लेकिन वेकिन हैं, अगर मगर हैं, उनका जवाब मैं शाम में दूंगा। और अगर तुमने 5 बजे से पहले मेरे कमरे में कदम भी रखा तो तुम्हें ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा कि कभी चाहकर भी वापस ना आ सकोगी। उसे कमरे से बाहर छोड़कर वो वापस अंदर मुड़े तो मलिहा भी हादी भाई बात सुने कहती उनके पीछे आई, मगर दरवाजा धाड़ करता उसके मुंह पर बंद किया। मलिहा ने मौका बनाकर दरवाजे पर मारने के लिए उठाया, मगर फिर खुद ही हाथ गिराकर मुंह बनाती कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने अपना बैग तैयार किया, फिर शाम के लिए कपड़े निकालकर प्रेस किए। ठीक 5 बजे वो तैयार होकर नूरुल हुदा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उनकी आवाज़ पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। नूरुल हुदा ब्लैक ड्रेस पैंट पर ब्लैक ही शर्ट पहने, गले में एक मैरून और दूसरी ब्राउन डॉट्स वाली टाई लटकाए ड्रेसिंग के सामने खड़े थे। उसे देखकर बोले, मलिहा, जरा बताना तो दोनों में से कौन सी टाई ज्यादा सूट करेगी? बैग वहीं साइड में रखते हुए वो उनकी तरफ देखकर बोली, आप हर बात में मेरी राय लेना जरूरी क्यों समझते हैं? उन्होंने दूबेदू जवाब दिया, और तुम हर बात में बहस करना जरूरी क्यों समझती हो? उसने सर झटका, फिर 2 कदम आगे आकर एक निगाह उनके सीने पर डाली और जाकर अलमारी में से कुछ ढूंढने के बाद उनकी तरफ आ गई। फिर उनके गले से दोनों टाइयां निकालकर हाथ में पकड़ी ऐश ग्रे कलर की टाई उनके गले में बांधने लगी। गैर इरादी तौर पर ही नूरुल हुदा की निगाह उस पर टिक गई थी। वो उस वक्त सफेद रंग की जॉर्जेट की शलवार पर शिफॉन की कमीज पहने, सफेद शिफॉन का ही दुपट्टा कंधों पर फैलाए खड़ी थी। कानों में सफेद मोतियों के आवेजे थे, आंखों में काजल की सी पतली लकीर और होंठों पर नेचुरल शेड की लिपस्टिक लगाकर बाल कमर पर खुले छोड़ रखे थे। कभी कभी ऐसा होता था कि नूरुल हुदा उसे देखते देखते एक पल को सब कुछ फरामोश कर बैठते, जैसे अभी उन्हें कुछ होश नहीं रहा था। टाई की नोट लगाकर कॉलर सही करते हुए मलिहा उनकी तरफ देखकर यूं ही मुस्कुराए तो नूरुल हुदा फौरन संभले और मुड़कर आईने में टाई ठीक करने लगे, मगर आईने में भी उनकी निगाह मलिहा के अक्स पर थी। तुम सफेद रंग मत पहना करो। उनकी आवाज पर मलिहा हैरत से मुड़कर बोली, क्यों? इस रंग में तुम इतनी प्यारी लगती हो कि डर लगता है कहीं तुम्हें नजर न लग जाए। हादी भाई, वो ऐसे बोली जैसे कह रही हो क्या बेकार की बात कर रहे हैं। 1 मिनट। उसे रुकने का कहकर नूरुल हुदा ने दराज से कैमरा निकालकर आंखों पर लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं? नूरुल हुदा ने कैमरा नीचे करते हुए कहा, तस्वीर खींच रहा हूँ, मगर मुफ्त में नहीं खींचूंगा, बदले में एक मुस्कुराहट मिलनी चाहिए। और मलिहा फौरन ही मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कुराहट को हमेशा के लिए कैद कर लिया। फिर बाबा जान के कमरे की तरफ आ गए। वो दरवाजे की तरफ ही मतवज्जा थे। नूरुल हुदा से 1 कदम पीछे अंदर आती मलिहा ने उन्हें दरवाजे की तरफ देखते पाया तो घबरा कर नूरुल हुदा का हाथ थाम लिया। नूरुल हुदा ने उसके हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया और हल्के से झटके से उसे अपने करीब कर लिया, इतना कि उसका शाना नूरुल हुदा के बाजू को छूने लगा था। ये सारी कार्रवाई बड़े ही गैर महसूस अंदाज में हुई थी, फिर भी बाबा जान की उकाबी निगाहों से छुप न सकी। बेटी और भतीजे के इस इत्तेहाद को देखकर एक अनोखा ख्याल अचानक ही उनके ज़हन में आया था। नूरुल हुदा मलिहा को साथ लिए उनसे 2 कदम के फासले पर रुककर बोले, हम दोनों बस जा ही रहे थे, आपको अल्लाह हाफिज कहने आए थे। वो अभी तक इसी ख्याल के ज़ेरे असर थे। ज़ेरे लब मुस्कुरा दिए। नूरुल हुदा उनकी मायनी खेज मुस्कुराहट का मतलब तो न समझे, पर उसे ही गनीमत ख्याल करते हुए बोले, अल्लाह हाफिज कहकर पलट गए। मलिहा ने भी झट से अल्लाह हाफिज बाबा जान कहा और उनके साथ हो ली। नूरुल हुदा को ध्यान भी नहीं रहा था कि कमरे से निकलते वक्त भी मलिहा का हाथ उनके हाथ में था और बाबा जान ने बाहम थामे हुए उन हाथों को देखते हुए अपने ख्याल को फैसले में बदल दिया था।
कार गेट पर रोककर नूरुल हुदा ने मलिहा से कहा, जाओ। तो उसने कहा, आप अंदर नहीं आएंगे? इस वक्त मुझे कहीं और जाना है, अंदर जाऊंगा तो देर हो जाएगी। उन्होंने मजबूरी बताकर कहा। मलिहा हैरान नजरों से हाथी को देखते हुए गेट की तरफ चल पड़ी। 3 मंजिला उस बड़े से मकान में मलिहा के दोनों मामुओं के खानदान आबाद थे। बड़े इफ्तिखार हसन की 3 बेटियां थीं, उज़्मा, साइमा और सुमेरा। बड़ी दोनों शादीशुदा थीं। सुमेरा मलिहा की हम उम्र थी और अब उसका नंबर था। छोटे मामू मुनीर हसन के सबसे बड़े बेटे आफाक थे, जिनकी सुमेरा के साथ शादी होनी थी। उनसे छोटी गौहर शादीशुदा थी। फिर समद था, जो मलिहा और सुमेरा का हम उम्र था, और उससे छोटी इरम थी, जिसने डोरबेल की आवाज़ पर गेट खोला था। फिर मलिहा को देखकर, हाय मलिहा आपी, आप कहकर उससे लिपट गई। फिर फौरन ही अलग होकर अंदर सबको बताने भाग गई। मलिहा ने गेट बंद किया और बैग उठाकर बड़ा सा लॉन पार करके दलान तक पहुंची तो सब घर वाले उसके इस्तकबाल को आ पहुंचे थे। सबसे पहले उसकी नजर खाला पर पड़ी। अस्सलामुअलैकुम खाला। वो सलाम करती उनके गले लग गई। वालेकुम अस्सलाम बेटी, जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। साथ लिपटाए वो मलिहा को दुआएं देती बोली, आज सुबह ही पहुंची हूँ। सोच ही रही थी कि जुनेद जाग जाए तो उससे कहूंगी मुझे मलिहा से मिला लाए। देखो जरा कैसी कबूलियत की घड़ी थी। आमना, क्या बच्ची को दरवाजे पर रोक कर खड़ी हो, अंदर तो ले आओ। ये बड़ी मुमानी थी। मलिहा ने उन्हें भी सलाम किया। बेटी अंदर आ जाओ। वो सलाम का जवाब देकर उसे साथ लेकर अंदर बड़े से हॉल में ले आए, जो सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। वो सोफे पर बैठ चुकी तो मुमानी को ख्याल आया, मलिहा क्या अकेली आई हो? नहीं मुमानी जान, हादी भाई छोड़ के गए हैं। नूरुल हुदा, उन्होंने तस्दीक चाही। जी। तो दरवाजे से क्यों जाने दिया? रोक लेती, उन्हें किसी जरूरी काम से जाना था, कह रहे थे फिर आएंगे। नूरुल हुदा भी जवान हो गया होगा। आखिरी बार जब मैंने देखा था तो 17-18 साल का था। आमना खाला ने हवाई तबसरा किया। छोटी मुमानी बोली, ऐसा वैसा आपा, निगाह नहीं ठहरती। फरियाल होती तो आज बेटे के सदका निकालती। आखिर पालने वाली तो वही थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। उसने कभी अपने पराये का फर्क नहीं किया। तभी तो नूरुल हुदा ने उसके घर से रिश्ते जोड़ रखे हैं। लंदन से आते ही दूसरे दिन मामों को सलाम करने घर आया था। फिर मलिहा से बोली, भाई साहब कैसे हैं? ठीक हैं। आफाक भाई नजर नहीं आ रहे, अपने किसी दोस्त की तलाश में निकले हैं। और सुमेरा? उसने मजीद पूछा। अपने कमरे में है, जब से माइयों बिठाया है सारा वक्त सोती रहती है। कहती है फारिग बैठे और क्या करूं, मैं उसे देखती हूँ। वो दरवाजे के साथ मौजूद सीढ़ियां चढ़ती ऊपर सुमेरा के कमरे में आ गई। सुना था शादी करीब हो तो रातों की नींद उड़ जाती है, पर यहाँ तो दिन में भी ख्वाब खरगोश के मजे लिए जा रहे हैं। उसने कहते हुए जरा सा चादर को खींचा, जिससे भुना कर वापस तान लिया गया। गौहर की बच्ची, तुम्हें कहा ना मैं नहीं उठूंगी, जो बकवास करनी है कर लो। अभी शादी हुई भी नहीं और हवास इस कदर मअतल है कि मेरी आवाज भी पहचानी नहीं जा रही। शादी के बाद तो शक्ल भी नहीं पहचानोगी। चादर तले ठनकने के आसार नमूदार हुए। फिर एक आंख निकाल कर बाहर झांका और मलिहा पर नजर पड़ते ही, ये तुम हो? कहकर चादर फेंकती वो दीवानावार मलिहा से लिपट गई। सुमेरा बस करो, पसलियां तोड़ोगी। मलिहा ने बामुश्किल उसे खुद से अलग किया। वो अलग तो हो गई पर उसे जोर का हाथ मारकर बोली, बदतमीज, जब अबू और चाचू तुम्हें लेने गए थे तब क्यों नहीं आई? अब आ गई हूँ ना, वो मतानत से बोली। अब भी नहीं आती तो मैं तुम्हें जान से मार देती। इतने में एक बच्चा भागा भागा आया और बोला, खाला मम्मा कह रही हैं आकर चाय पी लें, और बोलकर वापस भाग गया। चलो, मलिहा ने उसे भी साथ उठाया। सिर्फ तुम्हें बुलाया है, मेरे तो बाहर निकलने पर पाबंदी है कि खुदा ना खास्ता आफाक साहब की नजर पड़ गई तो उनके ईमान को शदीद खतरा लाहक हो जाएंगे। ऐसा सख्त नाइंसाफी है, उन्हें भी कमरे में बंद कर देना चाहिए। आखिर हम भी साहिब ईमान हैं। उसके जले कटे अंदाज पर हंसते हुए मलिहा ने कहा, तुम्हारे ईमान का भी ख्याल है, इसीलिए तो कमरे में बिठाया है। तो क्या फायदा, मैं खिड़की में से उन्हें आते जाते देख लेती हूँ। क्या? मलिहा ने आंखें फाड़ कर उसे देखा तो वह ढिठाई से हंसने लगी। बहुत बेशर्म हो। फिर उठते हुए बोली, अभी आकर तुम्हें देखती हूँ।
चाय के दौरान ही मगरिब का वक्त हो गया। बाकी सभी लोग नमाज पढ़ ही रहे थे कि वो नमाज पढ़कर दलान में पिछले तख्त पर आकर बैठी। दोनों पांव सैंडल से आजाद करके ऊपर उठाए वो फुर्सत से बैठ गई। आसमान का रंग गहरा होने लगा था। दूर कहीं कुछ परिंदे अपने आशियानों तक पहुंचने की कोशिश में उड़े जा रहे थे। वो फारिग बैठी उन परिंदों को देखती रही। फिर यूं ही भटकती उसकी नजर तख्त पर कुछ हाथ के फासले पर रखे दुपट्टे पर पड़ी, जिस पर कुछ देर पहले साइमा लेस टांग रही थी। करने को और तो कुछ नहीं था। लेस और दुपट्टा उठाया और टांगने लगी। गेट का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया था। मलिहा ने ध्यान नहीं दिया। इतनी सी देर में ही वो समझ गई थी कि ये आमदोरफ्त भी शादी के हंगामों का ही एक हिस्सा है। अंदर आने वाला शाम के धुंधलके में दलान की रोशनी में तख्त पर बैठी तो इस धागे में उलझी लड़की को देखकर पहले तो आगे बढ़ने लगा, फिर कुछ शक सा हुआ तो उसके चेहरे की तरफ देखा। आप? हैरत भरी उस आवाज पर मलिहा समझी तो नहीं मुखातिब वो थी। फिर भी सर उठाकर देखा तो चॉकलेट कलर के शलवार कमीज में मलबूस वजदान को देखकर हैरत कुछ इस तरह गालिब आई कि एहसास भी नहीं हुआ और सुई दुपट्टे में से गुजारने के बजाय सीधी बाएं हाथ के अंगूठे में घुसा दी। मलिहा का तो अंगूठे में उठती टीसों की तरफ ध्यान भी नहीं गया था। वजदान ने उसके अंगूठे से खून के कतरे को उभरते देखा तो सर झटकता उसके पास चला आया। ये आपने क्या किया? वो उससे मलामत करता उसके सामने घुटना जमीन पर टिकाता हुआ बैठा और उसका हाथ थामने को हाथ बढ़ाया तो मलिहा ने करंट खाकर अपना हाथ पीछे कर लिया। वजदान ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर जेब से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। इसे तो ले सकती हैं। मलिहा ने कुछ हिचकिचाहट के बाद रुमाल ले लिया। रुमाल से खून साफ करते हुए उसने वजदान को कहते सुना, आपने लाइब्रेरी आना क्यों छोड़ दिया? मलिहा ने कुछ चौंक कर उसे देखा। आपको कैसे पता है? वो कुछ भी बोले बगैर मुस्कुराया तो मलिहा ने आंखें फैलाकर उसे देखा। तो आप रोज वहां जाते हैं? मेरा मतलब है 2 महीने से आप कैसे? वो बेरहम अंदाज में बोल रही थी। वजदान की मुस्कुराहट कुछ और भी गहरी हो गई। मुझे यकीन तो नहीं है मगर यही सच है। मैं तेरे वास्ते उम्रें गुजार सकता हूँ। यही नहीं कि मुझे जीतने की ख्वाहिश है, मैं तेरे वास्ते खुद को भी हार सकता हूँ। मलिहा दम्बा खुद से बैठी थी और वजदान भी जैसे इन पलों के शहर से निकलना नहीं चाहता था। वजदान, उस एक पुकार ने तिलिस्म तोड़ दिया। वो दोनों एकदम से होश में आ गए। वजदान ने गर्दन घुमाकर आवाज की सिमत देखा। गेट से अंदर आता आफाक उसे देखकर हैरान हुआ। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सारे शहर में तलाश कर रहा था। मलिहा ने आफाक को देखा और फिर वजदान को। सरे शाम एक शख्स मलिहा के सामने घुटनों के बल न्याजमंदी से बैठा था। ये सिचुएशन किसी हद तक काबिल एतराज तो थी। इस ख्याल से वो कुछ शर्मिंदा भी थी मगर वजदान के चेहरे पर उसे किसी किस्म की घबराहट के आसार नजर नहीं आए। वो इत्मीनान से उठकर आफाक से गले मिला जो शिकवा कर रहा था। कहाँ होते हो यार, नजर ही नहीं आते। पापा भी तुम्हारी गुमशुदगी से काफी नाराज हैं। सुबह तो उन्होंने बकायदा हुक्म ही दे डाला कि तुम्हें कहीं से भी बरामद करूं। कोई खास वजह? किसी केस के सिलसिले में वो तुमसे मशवरा करना चाहते हैं। वजदान उछल पड़ा। एडवोकेट मुनीर हसन को मशवरे की जरूरत है, वो भी मेरे मशवरे की? कुछ ऐसा कहो जिसे मैं मान भी लूं। सीरियसली यार, पापा तुझे बहुत मानते हैं और जब से मैंने उनकी लीगल फर्म ज्वाइन करने की बजाय लीगल एडवाइजर की जॉब की है, तेरे नाम से मुझे ताने भी सुनने पड़ते हैं। चल अंदर तो आ। आफाक उसे साथ लिए अंदर चला गया। मलिहा जहाँ थी वहीं बैठी रह गई। आफाक ने उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया था, हालांकि वो सामने ही बैठी थी और ये मुमकिन नहीं था कि आफाक ने उसे न देखा हो। मगर जिस तरह उसने मलिहा की अनदेखी की थी, मलिहा को बहुत अजीब लगा था। मलिहा, यहाँ क्यों बैठी हो? वहाँ हॉल में सब ढोलक का प्रोग्राम बनाए तुम्हारे इंतजार में है। उठो शाबाश। साइमा आकर उसके बराबर बैठते हुए बहुत प्यार से बोली, फिर उसका हाथ थामकर अपने साथ उठाती अंदर ले आई। हॉल के एक जानिब पीछे कालीन पर मलिहा की तमाम कजन्स अपनी ढोलक लिए बैठी थी। साथ ही सुमेरा को भी बिठा रखा था जो हाथ भर लंबे घूंघट में थी और पास ही सोफे पर वजदान विराजमान था जो आफाक के साथ बातें करते हुए अपने बाजू से लगी बैठी इरम की छोटी सी पोनी को बार बार खींच रहा था और वो बार बार झुंझला जाती। मलिहा एक अचटती सी निगाह उस तरफ डालकर
اپنے کزنس میں آ بیٹھی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں وجدان سے دور جانا چاہتی تھی اور وہ ایک بار پھر میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے خود کو اس کی طرف جانے والے راستے پر بڑھنے سے روک لیا تھا۔ پھر آپ کیوں اسے دوبارہ میرے راستے پر لے آئے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں۔ جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پر وجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ان سطروں کو رقم کر کے اس نے ڈائری بند کر کے احتیاط سے بیگ میں واپس رکھی اور لائٹ آف کر کے ڈبل بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، جس کے ایک سرے پر سمیرا بے خبر سو رہی تھی۔ ملیحہ نے دوبارہ وجدان کو اپنی طرف متوجہ نہیں پایا، حالانکہ وہ اس کے آس پاس ہی تھا۔ ان 3 دنوں میں ملیحہ کو بنا چاہے ہی اس کے بارے میں بہت کچھ پتا چل چکا تھا۔ وہ اور آفاق کلاس فیلوز تھے۔ LLB کرنے کے بعد اس نے منیر حسن کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ گھر میں اسے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی اور سبھی لوگ اسے کافی پسند کرتے تھے۔ بڑے ماموں افتخار حسن نے تو وجدان کو بیٹا بنا رکھا تھا۔ مہندی کا انتظام چھت پر کیا گیا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی کھنکی تھی جو بھلی لگ رہی تھی۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہو کر سب لوگ دلہا دلہن کے لیے بنے اسٹیج پر چڑھ بیٹھے۔ جنہیں اسٹیج پر جگہ نہیں ملی وہ اسٹیج کے قریب ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بجائے اس کے سب ساتھ مل کر گانا گاتے، طے ہوا کہ ایک ایک شخص سے گانا گانے کی فرمائش کی جائے۔ اب وہاں جیسے میوزک کنسرٹ چل رہا تھا۔ ایک ایک کر کے سب اسٹیج کے بیچوں بیچ آ بیٹھے اور گانا گا کر اٹھ گئے۔ ملیحہ اسٹیج کے نیچے کرسی پر بیٹھی ٹی پنک کلر کے کپڑوں پر ہلکے سے شال لپیٹے ہوئے تھی۔ گوہر وحید مراد کا کوکو کورینا گا کر اسٹیج سے اتری اور سب تالیاں بجانے لگے کہ سمد نے آواز لگائی، اب وجدان کی باری ہے۔ سب نے سمد کی پیروی میں وجدان کا نام پکارنا شروع کیا۔ وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کر سب کے بیچ میں آ کر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا۔ میں گانا نہیں بلکہ ابن انشا کی ایک نظم سناؤں گا۔ ارشاد ارشاد کی آوازیں ابھریں۔ جب شور تھما تو وجدان اپنی پراسر آواز میں گویا ہوا، ہم گھوم چکے بستی بن میں، ایک آس کی پھانس لیے من میں، کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو، کوئی دیپک ہو کوئی تارا ہو، جب جیون رات اندھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ وجدان کی آنکھیں بند تھیں، وہ ملیحہ کو نہیں دیکھ رہا تھا، پر ملیحہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس بھرے مجمع میں خاص طور پر اسی سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے کے وجاہت بھرے نقوش کو ملیحہ پہلی بار دل کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، اور پہلی بار ہی اس نے جانا تھا کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ وہ وجدان کی آواز کو روح کی گہرائی سے سن رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا روح کی سماعتیں بہت محدود ہیں، اس ایک آواز کے سوا اسے اور کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ جب ساون بادل چھائے ہوں، جب پھاگن پھول کھلائے ہوں، جب چندہ روپ لٹاتا ہو، جب سورج دھوپ نہاتا ہو، یا شام نے بستی گھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ اس جملے کی بازگشت اس کے وجود میں دور دور تک پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، پر دوسرے ہی قدم پر ایک پکار نے زنجیر کیا تھا۔ ہاں دل کا دامن پھیلا ہے، کیوں گوری کا من میلا ہے، ہم کب تک فرید کے دھوکے میں، تم کب تک دور جھروکے میں، کب دید سے دل کو سیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا جھگڑا سود کھسارے کا، یہ کاج نہیں بنجارے کا، جب سونا روپا لے جائے، تب دنیا دنیا لے جائے، تم ایک مجھے بتیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ نظم ختم ہوئی اور وجدان نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو نظر سیدھی ملیحہ کے وجود سے ٹکرا گئی۔ بس ایک پل کے لیے وجدان کی آنکھوں میں اس کی پوری جان سمٹ آئی تھی، مگر اگلے ہی پل سنبھل کر وہ اٹھ گیا۔ ملیحہ اندھیرے میں کھڑی تھی، اس لیے وجدان اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکا، جہاں کشمکش نظر آ رہی تھی۔ کیا جھگڑا سود کھسارے کا، یہ کاج نہیں بنجارے کا، وہ زیر لب دہراتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر میرا دل تو اندیشوں سے بھرا ہے۔ وہ الجھ گئی تھی، اور الجھن کبھی خود ہی سلجھ جاتی ہے۔ اس نے جانا نہ تھا، مگر اب وہ بہت سے انجانے رازوں کو جاننے والی تھی۔ مرجنڈا اور بلیو کنٹراسٹ کے شرارہ سوٹ میں وہ اپنی کزنز کے ہمراہ دلہن بنی سمیرا کو لیے اسٹیج تک آئی۔ اسے آفاق کے پہلو میں بٹھا کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کر کے وہ سیدھی ہوئی اور اسٹیج سے اترنے لگی کہ افتخار حسن نے اسے آواز دی، ملیحہ۔
वो फौरन पलटी। जी मामू जान, बेटा फ़ोन तो करो, भाई साहब अभी तक नहीं आए। उनकी बात पर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, मामू जान आप तो जानते हैं ना बाबा जान को, वो कभी भी पुरहजम जगहों पर जाने के लिए तैयार नहीं होते। वो जानते थे, इसीलिए फिर इसरार नहीं किया और नूरुल हुदा का पूछने लगे, नूरुल हुदा तो आएगा ना? जी मामू जान, सुबह मेरी हादी भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो आएंगे, थोड़ी देर में आते ही होंगे। वो सर हिलाकर किसी और तरफ मतवज्जा हो गए तो मलिहा भी अपना शरारा संभाल कर स्टेज से उतरती वजदान के बराबर से अनजान बनकर गुजर गई। मलिहा। जब इफ्तिखार हसन ने मलिहा का नाम पुकारा तो वो मलिहा से 2 कदम ही पीछे था और अपने आप ही उसके एहसासात को एक नाम मिल गया था। उसने इस नाम को ज़ेरे लब दोहराया, यूं के होंठ तो हिले मगर आवाज़ नहीं उभरी। मलिहा ने कोई आवाज़ तो नहीं सुनी, पर उसे एहसास हुआ कोई उसका नाम ले रहा है। वो बेसाख्ता पलटकर बोली, जी, मगर वजदान को देखकर चटपटा गई। उसके सवालिया अंदाज पर वजदान बोला, सब कुछ तो कह चुका हूँ, अब और क्या कहूँ? वो गड़बड़ाकर फौरन ही पलट गई, मगर जाने क्या हुआ, कुछ कदम चलकर ही वो अचानक फिर पलटी और फान कलर के डिनर सूट में वजदान को देखा। वो उसे ही देख रहा था। मलिहा की आंखें उसकी आंखों से उलझ गईं और पहली बार ऐसा हुआ कि वजदान को देखकर मलिहा के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं। वो ठिठक गई। आगही का पल उसकी जिंदगी में आ चुका था। उसने बेयकीनी से वजदान मुस्तफा की तरफ देखा। वजदान ने आंख के इशारे से पूछा, क्या हुआ? वो यूं ही उसकी तरफ देखती रही, फिर अपने एहसासात पर गौर करते हुए उलझे अंदाज में सर को झुका लिया था। सिर की बाल कंधे से फिसलते हुए उसके रूख को ढक गए। एक हाथ से बाल हटाते हुए उसने फिर वजदान को देखा, जो बहुत दिलचस्पी से उसके हर अंदाज को नोट कर रहा था। और फिर पहली ही बार वजदान ने उसे खुद से शर्माते देखा। नजरें चुराते हुए रुख बदलकर वो होंठों में मुस्कुराई, फिर फौरन ही पलटकर भागते हुए हॉल के एक जानिब बने ड्रेसिंग रूम में जा छुपी। उसने वो कुछ नहीं कहा था, लेकिन सामने वो शख्स खड़ा था जिसने उसे हिफ्ज कर लिया था। भला उसे हादसे की खबर कैसे न होती। वजदान ने खुलकर मुस्कुराते हुए सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में उसका रब का शुक्र अदा करने लगा, जिसने आज उसकी मोहब्बत को मोतबर कर दिया था। नूरुल हुदा वतन वापस लौटे तो बहुत दिनों तक फारिग नहीं रह सके। फौरन ही गारमेंट फैक्ट्री के कयाम के सिलसिले में दौड़ धूप शुरू कर दी और एक भरपूर दिन गुजार कर रात जब वो लौटते तो थकन से जिस्म टूट रहा होता, मगर ये थकन बस कसरे फारूकी की चौखट तक ही उनका साथ दे पाती, क्योंकि चौखट के उस पार एक लड़की उनके इंतजार में नींद कुर्बान किए जाग रही होती और उनको देखते हुए वो मुस्कुराते ही उठकर पास चली आती और सलाम करने के बाद उनसे कहती, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लेकर आती हूँ। फिर जितनी देर में वो फ्रेश होकर कमरे में आते, वो खाना गर्म करके ट्रे में सजाए कमरे में चली आती। नूरुल हुदा उसे देखते ही सोफे पर जा बैठते। वो खाना शाम में खा लिया करती थी, मगर अब उसने अपनी भूख को तकसीम कर लिया था। थोड़ा सा खाना वो शाम को बाबा जान के साथ खाती और थोड़ा सा खाना रात में नूरुल हुदा का साथ देने को खाती, मगर आज दरवाजा खोलकर अंदर पैर रखते हुए उन्होंने खाली सोफे को देखा तो वहीं रुक गए। एक तुम जो नहीं हो तो लगता है कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी सरगोशी सुनी। साहब, खाना लगा दूं? बहादुर एकदम से किसी कोने से निकल आया। रहने दो यार, भूख नहीं है। बहुत बेजारी से बोलकर वो दरवाजे के आगे बने स्टेप पर बैठ के बहादुर सर हिलाकर वापस गायब हो गया था। नूरुल हुदा ने कोट रान पर रखा। आस्तीनें कोहनियों तक पहले से ही चढ़ा रखी थी। टाई के नोट खींचकर ढीली करते हुए उन्होंने गिरेबान के बटन भी खोल दिए। फिर कलाई पर बंधी घड़ी देखी और मुस्कुरा उठे। इस वक्त उन्हें शादी हॉल में होना चाहिए था। वो जानते थे मलिहा इस वक्त बेसब्री से उनका इंतजार कर रही होगी। खुद वो भी उसे एक नजर देख लेने को बेचैन थे, मगर फिर ये ख्याल कर वो उनकी राह देखते हुए बस उन्हें सोच रही होगी, कहीं ज्यादा कैफ आ गई था। वो एक हाथ से गुदी मसलते खुद से बोले, कभी सोचा भी नहीं था कि एक लड़की मुझ जैसे शख्स से ऐसी इमेच्योर हरकतें करवा लेगी। खुद पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कोट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट निकालकर होंठों में दबा के जेब से लाइटर निकालकर जलाया। सिगरेट सुलगाते हुए कुछ याद करके उनके हाथ एक पल को रुकिए, फिर एक गहरी मुस्कुराहट के साथ सर झटकते उन्होंने सिगरेट सुलगा लिया।
گلاس وال سے گزر کر ان کی نظریں لاؤنج کے اس صوفے پر ٹھہری جس پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے ہوئے وہ پہلی رات سو گئی تھی، اور پھر آنے والی کئی راتیں نور الہدیٰ نے اسے اسی صوفے پر بیٹھے اپنے انتظار میں جاگتے پایا تھا۔ نور الہدیٰ نے ایک گہرا کش لے کر دھواں ہوا میں چھوڑا اور ملیحہ کو دیکھنے کی ان کی خواہش عجیب سے ڈھنگ سے پوری ہو گئی۔ دھوئیں میں لپٹا اس کا ہر نقش بہت واضح تھا، بند آنکھوں کو ڈھکتے پپوٹوں پر سجی پلکوں کا سایہ گالوں پر پڑ رہا تھا، ہونٹ نیم وا تھے، الجھے بالوں کی ایک لٹ اس کے گال کو چھو رہی تھی، گداز باہوں میں کشن دبا رکھا تھا اور لمبا دوپٹہ ایک طرف سے ذرا سا شانے پر ٹکا تھا اور دوسری طرف سے پیروں کو چھوتا قالین پر بے ترتیبی سے بکھرا تھا۔ دھواں تحلیل ہونے لگا تو عکس بھی مٹنے لگا تھا۔ نور الہدیٰ نے ایک اور کش لے کر دھوئیں کی دیوار اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑی کر لی اور وہ بے خبر حسن پھر سے ان کی نظروں میں آ ٹھہرا۔ محبت کا یہ کھیل بھی کتنا عجیب ہے کہ دھندلے منظر زیادہ روشن، زیادہ صاف دکھائی دیتے ہیں۔ ملیحہ کے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بڑبڑائے، پھر اپنی ہی بات پر چونک گئے۔ محبت، انہوں نے دھیرے سے اس لفظ کو دہرایا اور سوچ میں پڑ گئے۔ وہ سوچتے رہے یہاں تک کہ ان کی انگلیوں میں دبا سگریٹ صفائے ہستی سے مٹتے ہوئے اپنے وجود کی تپش ان کی پوروں کو بخش کر انہیں ہوش میں لے آیا۔ بے ساختہ ہی ہاتھ جھٹکتے ہوئے ان کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے۔ تو نور الہدیٰ فاروقی، انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے خود سے کہا، آج یہ اعتراف کر ہی لو کہ تمہیں محبت ہو چکی ہے۔ کسی کے تصور سے ان کی آنکھیں جگمگائی تھیں۔ انہوں نے ایک اور سگریٹ نکال کر سلگایا اور دھندلے منظر پھر سے روشن ہونے لگے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ شادی کے ہنگامے میں بری طرح تھک کر سوئی گوہر اس کے 1.5 سال کے بیٹے نے بھوک سے مجبور ہو کر جگا ڈالا۔ اس کے رونے کی آواز پر پاس سوتا جنید بھی جاگ گیا۔ گوہر بچے کے لیے فیڈر بنانے اٹھی اور میاں کو بیٹے کا خیال رکھنے کو کہہ کر کچن میں آ گئی۔ دودھ گرم کر کے فیڈر میں ڈالتی وہ کچن کی لائٹس آف کر کے کمرے میں جانے لگی تو اسے شک ہوا کہ کوئی ٹیرس پر ہے۔ وہ حیران ہوتی ٹیرس پر آئی تو اندھیرے کے باوجود ریلنگ کے پاس کھڑے وجود کو پہچان لیا۔ ملیحہ، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ملیحہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تو گوہر اس کے پاس آ گئی۔ اور اتنی ٹھنڈ میں تم ٹیرس پر کیا کر رہی ہو؟ چاند کو دیکھ رہی ہوں، اس نے کہا۔ اب چاند کو دیکھنا چھوڑو اور بستر پر جا کر خواب دیکھو، بہت رات ہو چکی ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے۔ ملیحہ نے جیسے خواب سے آگے کی بات سنی ہی نہیں۔ مجھے خواب دیکھنے سے بہت ڈر لگتا ہے گوہر، کیونکہ ٹوٹ جاتے ہیں تو عمر بھر تکلیف دیتے ہیں، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ خواب جاگتی آنکھوں سے سجا لوں۔ تم نے کبھی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھے ہیں؟ وہ اب گوہر سے پوچھ رہی تھی۔ شادی سے پہلے دیکھا کرتی تھی، وہ ہنس کر بولی، مگر اب تو بند آنکھوں میں بھی باپ بیٹے کے چہرے ہی نظر آتے ہیں۔ پھر سنجیدگی سے گویا ہوئی، اچھا میں چلتی ہوں، میں اس کے لیے فیڈر بنانے آئی تھی، وہ جنید کو پریشان کر رہا ہوگا۔ اور تم بھی اب چاند اور خواب کی باتیں چھوڑو اور جا کر سو جاؤ، کل شام میں ولیمہ ہے اور پورا دن اتنی ہلچل مچے گی کہ آرام کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اسے سونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو ملیحہ نے مڑ کر نظریں پھر سے چاند کی طرف اٹھائیں، جس پر اس لمحے وجدان کی نظروں کا پہرا تھا، جو لان سے چھت تک جاتی سیڑھیوں پر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے لیٹا تھا۔ بار بار شام کا وہ منظر اس کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا اور ہونٹوں کی مسکراہٹ لمحہ لمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ نور الہدیٰ، ملیحہ اور وجدان، ان تینوں کی آنکھیں زندگی میں پہلی بار رت جگہ سے آشنا ہو رہی تھی اور تینوں ہی اس بات سے لاعلم تھے کہ اس ایک رات کا جاگنا انہیں ساری عمر جگائے گا۔ آج نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آنے والے تھے۔ وہ 2 راتوں سے سو نہیں سکی تھی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر سوئی تو 10 بجے اٹھی اور ناشتہ کر کے کمرے میں آتے ہی اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ کچھ گنگناتی جا رہی تھی۔ سمیرہ اسے بلانے آئی تو دروازے میں ہی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ملیحہ کو اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا تو اس نے خود ہی کھلے دروازے پر دستک دے کر اسے متوجہ کر لیا۔ ملیحہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکرائی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ سمیرہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ جب آئی تھی تو الجھی ہوئی سی تھی، اب جا رہی ہو تو بہت خوش نظر آ رہی ہو۔
हाँ खुश तो हूँ, वो ठिलाई, फिर बोली, मगर तुम मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। शादी के बाद तो और भी निखर गई हो। लाइट पर्पल कलर के हल्के से कढ़ाई वाले कपड़ों में मलबूस, मेहंदी लगे हाथों की कलाइयों में भर भर कर चूड़ियां पहने, हल्की सी ज्वेलरी में दुल्हनापे का रूप लिए सुमेरा को देखकर उसने कहा। जवाबन सुमेरा ने उसे गहरी नजरों से देखा। मेरा निखार तो शादी की वजह से है, मगर तुम क्यों खिली जा रही हो? सुमेरा ने कुछ फासले पर बैठी कपड़े तह करती मलीहा की थोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया, जिसके गालों की सुर्खियां और भी गुलाबी हो रही थी। मलीहा ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर जब से कहा, मोहब्बत से? क्या? सुमेरा उछल ही तो पड़ी। मलीहा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, हाँ, अगर मोहब्बत होने से पहले मुझे पता चल जाता कि मोहब्बत इतना खूबसूरत एहसास है तो कभी पहलों मोहब्बत हो जाने के ख्याल से खौफजदा ना होती। मगर इजहार तो अब भी मुश्किल ही लगता है। मगर मोहब्बत हुई किससे है? क्या नूरुल हुदा से? पूछने के साथ ही उसने अंदाजा भी लगाया। उसके गलत अंदाजे पर वो सुस्त होकर बोली, उनसे मोहब्बत हुए तो जमाने बीत गए, अब तो याद भी नहीं हुई कि कब हुई थी। मगर वजदान का नाम न ले सकी तो चुप होकर यूं ही बेडशीट की अनदेखी शिकनी दूर करने लगी। सुमेरा ने उसके लहजे को समझा नहीं, उसके लफ्जों को अपने अंदाजे की तस्दीक समझकर छेड़ने के अंदाज में बोली, लगता है उन्हें भी तुमसे मोहब्बत है। कल वलीमा हुआ और आज लेने आ पहुंचे। एक दिन मजीद तुम्हारे बगैर रह नहीं सके। हादी भाई आ गए हैं। नूरुल हुदा के आने का सुनकर उसने फिर और किसी तरफ ध्यान नहीं दिया और सबको छोड़ छाड़ कर नीचे भागी चली आई। उससे आता देखकर मुनीर हसन की किसी बात का जवाब देते नूरुल हुदा ना सिर्फ चुप हो गए बल्कि बेध्यानी में ही खड़े भी हो गए। मलिहा उसी तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। उसकी रफ्तार देखकर नूरुल हुदा के साथ ही सोफे पर बैठे आपाक को खचरा हुआ कि वो सीधी उनके गले लग जाएगी। नूरुल हुदा भी उसकी तेजी पर बौखला गए थे, पर उनसे 2 कदम के फासले पर मलिहा ने अचानक ही ब्रेक लगा लिए। अपनी गैर इरादी हरकत पर वो शर्मिंदा हो गई थी, इसीलिए कुछ बोल भी नहीं पाई और नूरुल हुदा ने उसके बोलने का इंतजार भी नहीं किया। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और पूछा, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और बाबा जान का क्या हाल है? मैं ठीक हूँ और बाबा जान का हाल भी बेहतर है। फिर उसे खड़े देखकर कहने लगे, बैठ जाओ, और वो फौरन बैठ गई। नूरुल हुदा भी वापस अपनी जगह बैठते बोले, जी मामू जान, आप क्या कर रहे थे? और उनकी बातचीत का सिलसिला जहाँ से मुनक़ता हुआ था वहीं से जुड़ गया। दोपहर के खाने के बाद वो अपना बैग लेने कमरे में आई तो एकदम से वजदान का ख्याल आ गया। इतने दिनों से तो वह यहीं था, पर आज सुबह से नजर ही नहीं आया था। वो बैग लिए नीचे आ गई। नूरुल हुदा सबसे रुखसत लेकर उसका बैग पाक के साथ गेट से निकल गए। सबसे मिलती वो सुमेरा तक आई। सुमेरा पल भर को उसके गले लगकर बोली, अल्लाह हाफिज। अरे ये क्या तरीका है? मलिहा अजनबी से बोली तो उसने कहा, तरीका तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें एतराज क्या है? वैसे तो मैं जब भी आती थी तो जाते वक्त तुम कैसे रोकती थी, थोड़ी देर ठहर जाओ, अच्छा शाम को चली जाना, और आज कितने आराम से मुझे भेज रही हो। एक बार भी नहीं रोका, क्योंकि मैं जानती हूँ आज मेरे रोकने से तुम नहीं रुकोगी। उसके अंदर उठेपन के जवाब में सुमेरा शौकी से बोली, पर वो सादगी से कहने लगी, ठीक कह रही हो, मुझे आए बहुत दिन हो गए, अब और नहीं रुक सकती। फिर अल्लाह हाफिज कहकर गेट की तरफ जाने लगी। उसी वक्त वजदान अंदर आया था। उसने मलिहा को देखा, फिर पीछे खड़े सब लोगों को। आप जा रही हैं? पहली बार वो सबकी मौजूदगी में उसे बराह रास्त मुखातिब हुआ था। हाँ, उसने कहा। मलिहा, अब आप भी जाओ, नूरुल हुदा इंतजार कर रहा है। आफाक ने गेट से अंदर मुंह करके कहा तो कुछ कहे बगैर वो बाहर निकल गई। मेरी खातिर झूठ बोलते बोलते मुझसे भी झूठ बोलना सीख गए हैं। कार की खामोशी में मलिहा की खपकी बड़ी आवाज सुनाई दी थी। वो उसकी तरफ मुड़े और कोई वजाहत मांगे बगैर बोले, आई एम सॉरी। मलिहा ने उन पर एक खफा सी निगाह डाली और मुंह फेर लिया। उसकी खामोशी को महसूस करके वो फिर बोले, मलिहा, मैं माफी मांग रहा हूँ ना, माफी मांगने की नौबत ही क्यों आई? वो यूं ही रुख मोड़े बोली, फिर उनकी तरफ देखते हुए कहा, जानते हैं मैंने आपका कितना इंतजार किया था? जानता हूँ। वो हल्के से मुस्कुराए, फिर आए क्यों नहीं? कभी कभी ये एहसास बहुत सुकून देता है कि कोई
आपके इंतजार में बेचैन है। मलिहा ने सर झुकाकर धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सही कह रहे हैं। फिर अपनी बात कहकर मुंह फेरे खिड़की से बाहर देखने लगी थी। नूरुल हुदा ने डैशबोर्ड से एक एनवेलप उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। मलिहा ने उनके हाथ की तरफ देखा, फिर एनवेलप में रखा कागज निकाल कर पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे पढ़ती गई उसके चेहरे पर जोश के आसार नजर आने लगे। आखिर वो उनका बाजू दबोच कर जोर से बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा हादी भाई, जब मुझे पता चला कि आर्ट्स काउंसिल ने मुसव्वरों के लिए एग्जीबिशन अरेंज करना चाहती है तो मैंने मजाक मजाक में ही अप्लाई कर दिया, पर मेरा सिलेक्शन हो गया है। वाकई वो बहुत दिल से हैरान हुए। हाँ, और पता है इसमें लिखा है कि वो लेटर में से कुछ पढ़ते हुए एकदम ही चुप हो गई। उसे ख्याल आया कि जब उसने एनवेलप में से लेटर निकाला था तो वो खुला हुआ था। वो मशकूक से अंदाज में बोली, हादी भाई, ये एनवेलप आपने खोला था? अब वो मजीद एक्टिंग का इरादा छोड़कर हंसते हुए बोले, सॉरी अगेन हादी भाई, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए आपको और बाबा जान को नहीं बताया था। वो बुरी तरह चिढ़ गई। नूरुल हुदा कहने लगे, एनवेलप पर आर्ट्स काउंसिल लिखा देखकर मैं एक्साइटेड हो गया था, मगर मैंने बाबा जान को नहीं बताया। तुम उन्हें अपना सरप्राइज दे सकती हो। आप मुझसे कुछ मत कहें, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। और सिरे उठे देखकर उन्होंने सड़क पर एक तरफ गाड़ी रोक दी। मलिहा, उन्होंने आवाज दी, मगर वो मुंह मोड़े बैठी रही। इधर देखो। उन्होंने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और कान पकड़कर बोले, सॉरी, लेकिन वो अपने हाथों को देखती रही, उनकी तरफ देखा ही नहीं। आई एम रियली सॉरी। उन्होंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए तो मलिहा ने झटके से उनके हाथों को अलग कर दिया। आप बहुत बुरे हैं। मैं बुरा हूँ? वो यूं बोले जैसे उनका बुरा होना नामुमकिनात में से हो तो वो एकदम ही हंस पड़े। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर नूरुल हुदा रिलैक्स हो गए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ट्रैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।